हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आप सभी स्टूडेंट जो कि टर्म टू बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2022 में, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टर्म टू रिड्यूस सिलेबस। जो आपका टर्म टू का रिड्यूस सिलेबस है, वहाँ पर हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। वो टॉपिक जिससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, चाहे आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज करो या फिर जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर जारी किया था वो देखो, या फिर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के प्री बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं वो देखो। प्राइवेट स्कूल के टीचर्स तो अपनी मर्जी से जो है क्वेश्चन पेपर का लेवल एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सेट करते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल के पेपर होते हैं तो वो आपका सीबीएसई खुद बनाती है। उसके ऑलरेडी पेपर मैंने आपके लिए अपलोड किए हैं, तो आप चाहें तो उसे सॉल्व ज़रूर करें। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि चैप्टर वाइज कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो भी मैंने यहाँ पे टॉपिक कवर किए हैं, प्रीवियस ईयर इनको एनालाइज किया है। इसके अलावा जो सैम्पल पेपर ऑफिशियल आया था उसको एनालाइज किया, और साथ ही साथ जो अभी कुछ दिन पहले प्री बोर्ड खत्म हुए उसको एनालाइज करने के बाद ये वीडियो बनी है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बुक पे पक्का निशान लगा ले, दैट इज दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको हर हाल में आपको एग्जाम से पहले अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाना है। तो हिस्ट्री का सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर है सिलेबस के अंदर। बाकी जो 2 चैप्टर था, मेकिंग ऑफ ग्लोबल बर्ड एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला, वो मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, बट वो सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में कंसिडर किया जाएगा। बोर्ड एग्जाम में हिस्ट्री से सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर आ रहा है, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स डेफिनेटली पढ़ना होगा, दैट इज महात्मा गांधी सत्याग्रह इन वेरियस प्लेस। महात्मा गांधी ने शुरू में कहाँ पर सत्याग्रह किया था? चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में। किस टॉपिक को लेकर किया था ये भी आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है ना। और उससे सारे रिलेटेड वो कब किस ईयर में हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, तो उसमें इंपॉर्टेंट है आपका रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो रॉलेट एक्ट आया था, उसमें क्या प्रॉब्लम थी ये भी आपको पता होना चाहिए, और एज उसी का रिजल्ट जलियांवाला इंसिडेंट घटा जिसमें कि काफ़ी लोग मारे गए, वो इंसिडेंट पता होना चाहिए। उसके रिएक्शंस में क्या हुआ? खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आप पढ़ोगे तो आप ये सारी चीज़ें भी याद रखोगे कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों शुरू हुआ, इसके अलावा कौन से कांग्रेस के सेशन में ये शुरू हुआ, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बेसिकली था क्या, खिलाफत क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा चौरी चौरा इंसिडेंट विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा सा इससे क्वेश्चन बनता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है वापस क्यों ले लिया गया, तो उसके पीछे का रीज़न ये चौरी चौरा इंसिडेंट ही था। कहाँ पर हुआ था? ये आपको उत्तर प्रदेश का एक जगह है जहाँ पे एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, ये इंसिडेंट इसमें है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसके अंदर सॉल्ट मार्च गांधी जी ने चलाया था, जिसमें सरोजनी नायडू भी शामिल हुई थी। तो अगर वो पूछ लेते हैं ना कभी कभी कि वुमेन का क्या इम्पोर्टेंट जो है रोल रहा था उस टाइम पे जब मूवमेंट चलते, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को आप कर सकते हैं कि उसमें सरोजनी नायडू समेत और भी महिलाएं जो है उसमें शामिल हुई थी, और तो ये आपका वो मूवमेंट हो गया। इसके अलावा पूना पैक्ट और क्रिप्स मिशन, दोनों के दोनों मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग में वो जो भारत माता का पूरा वो जो इमेज है जो अवनींद्रनाथ टैगोर करके जो उन्होंने बनाया था, उसको लेकर जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको करना है, ठीक है ना। तो हिस्ट्री में तो आप इतना तैयार कर लो। उसके बाद चलो ज्योग्राफी के अंदर, जिसके अंदर आ रहा है चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर जो 6 है आपका, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसमें से आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? सबसे पहले तो पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। इंडस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है नेशनल इकोनॉमी के अंदर। आयरन और स्टील को क्यों बेसिक इंडस्ट्री बोला जाता है? क्यों? क्योंकि एक कोई भी इंडस्ट्री हो वो बिना आयरन और स्टील के प्रोडक्ट को यूज़ किए बिना नहीं चल सकती, क्योंकि मशीनरी एंड ऑल सब उसी चीज़ों से बनते हैं, इस वजह से उसे बेसिक इंडस्ट्री बोला जाता है। इस तरीके से आप आंसर करोगे इसका। इंपॉर्टेंस ऑफ जूट इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, वो कहाँ पर होता है, ठीक है ना। हुगली के आसपास जो है उसका सबसे ज़्यादा जो कंसंट्रेशन है, इसको लेकर क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। मेजर प्रॉब्लम ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या क्या मेन समस्याएं हैं, इसको आपको डेफिनेटली करना है। इसके अलावा इंडस्ट्री पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, 2-3 साल से इस टॉपिक पे क्वेश्चन देखने को मिला है कि इंडस्ट्री जो है किस टाइप के पोल्यूशन करती है और जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, और साथ ही आपको ये भी बताना है कि किस तरीके से हम उसको कम कर सकते हैं, उसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है, क्योंकि थोड़ा मोड़ा वैल्यू बेस्ड भी क्वेश्चन ऐड किए जाते हैं का, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर है आपका 7 ज्योग्राफी का ही, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जिसमें आपको जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन है, ट्रेड है, टूरिज्म है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन वाला है। हालांकि पढ़ना सब कुछ है, तो ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ रोड्स इन इंडिया,
इंडिया में जो रोड्स है वो 4 टाइप के हैं, उन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवेज एंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट, तो जो रेलवे का जो है क्या इंपॉर्टेंस है और वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, साथ ही में इसका आपसे कंपैरिजन भी करवा सकते हैं या फिर एक की कमी को दिखाते हुए दूसरे की तारीफ आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इन दोनों को बहुत अच्छे तरह से तैयार करना है। इसके अलावा मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन आज के टाइम पे कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, इसको लेकर जो है क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा रोल ऑफ ट्रेड एंड टूरिज्म इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री में किस तरीके से टूरिज्म भी अपना रोल प्ले कर रहा है, तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि आपको 100% करके जाना है। अब आगे चलते हैं पॉलिटिकल साइंस की तरफ, जिसमें आपका चैप्टर 6 और चैप्टर 7 आ रहा है। चैप्टर 6 है पॉलिटिकल पार्टीज का, जिसमें आपको करना है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम, सिंगल पार्टी सिस्टम, डबल पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। हमारी इंडिया क्या फॉलो करती है, मल्टी पार्टी सिस्टम, तो उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों पता होने चाहिए। वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, ये क्वेश्चन बनता है कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है। ये सारे पॉइंट्स आपके बुक में गिवन है, आपको उसे एक बार देख लेना है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी होने के लिए उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए और उसका क्या फंक्शन होता है, ये आपको करना है। इसके अलावा रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर अपोजिशन पार्टी का क्या रोल रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करना है। एंड चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज के पास कौन से चैलेंजेस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कंपैरिजन ऑफ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज, साथ ही इसके साथ आप ये भी करोगे कोई भी जो स्टेट पार्टीज होती है अगर वो नेशनल मतलब वो नेशनल पार्टीज कब बनती है, उसके लिए कौन कौन से कंडीशन उससे फुलफिल करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको लेकर कंपैरिजन वाला भी आपको क्वेश्चन करना है। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें के अंदर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें सबसे पहला जो आपको पढ़ना है दैट इज कंपैरिजन ऑफ डेमोक्रेसी एंड ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी को आपको कंपेयर करना है किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, लाइक डिक्टेटरशिप जो हमारी बुक में गिवन है, तो डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के बीच में कंपैरिजन आपको आना चाहिए। इसके अलावा कॉजेज फॉर कॉन्टिन्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, क्यों इंडिया में हमने डेमोक्रेसी को ही कॉन्टिन्यू किया हुआ है, तो इसमें जो है डेमोक्रेसी की तारीफ करनी है, ठीक है ना, उसके बारे में बताना है। और एक क्वेश्चन आता है कि जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है ना, वो अकाउंटेबल होती है, रिस्पॉन्सिव होती है एंड लेजिटिमेट होती है, इस तरीके से दे देते हैं और कहते हैं इस बात पे आप छोटा सा नोट लिख दो। तो ये आपकी बुक में ऑलरेडी गिवन है, छोटा सा नोट आप इस पर ज़रूर प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन हर बार रिपीट होने वाला, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कहीं ना कहीं इसको देख ही लेती हूँ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर बेटर दैन इट्स ऑल्टरनेटिव। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अपने और अल्टरनेटिव से बहुत बेटर है, इसको लेकर आपको एक्सप्लेनेशन देना है। तो इसको लेकर एक्सप्लेनेशन जो है कैसे दोगे, सिंपल सी बात है, आप इसमें डेमोक्रेसी की मेरिट्स के बारे में बात करोगे कि हाँ जितने भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होते हैं, डेमोक्रेट या जो भी कंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करती है वहाँ पर क्या इक्वालिटी होती है, पावर्टी को कम करने की कोशिश की जाती है, लोगों की डिग्निटी का ख्याल रखा जाता है, ठीक है ना, ये सारे पॉइंट्स आप वहाँ पर दिखाओगे। अब चलते हैं इकोनॉमिक्स की तरफ, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 आ रहा है मनी एंड क्रेडिट। तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज पूरी तरीके से आपको तैयार करना है, बार्टर सिस्टम से लेकर पूरा मनी आने तक, फिर और मनी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। क्रेडिट उधार लेने के लिए हमारे यहाँ 2 सेक्टर है, फॉर्मल है इनफॉर्मल है, उसको करना है। इनफॉर्मल सेक्टर वाले कैसे टॉर्चर करते हैं इसको भी थोड़ा सा आपको, खैर ये तो इकोनॉमिक्स बहुत ईजी होता है, आप आसानी से कर लोगे। और उसके अलावा रोल ऑफ आरबीआई इन कंट्रोलिंग बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करने का काम किसका है, आरबीआई का है, तो किस तरीके से वो कंट्रोल करती है और मेनली आरबीआई का क्या फंक्शन होता है ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, फंक्शनिंग ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप किस तरीके से काम करता है ये आपको तैयार करना है। उसके बाद ये चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, तो इसमें से आपको जो है करना है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन जब इंडिया में आया तो उस पर, तो हमारी इंडिया में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। इसके अलावा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के क्या फंक्शंस होते हैं, वो कब एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है ना, सिर्फ WTO लिख के फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। MNCs क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ये तैयार करना है। उसके अलावा द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, फेयर ग्लोबलाइजेशन को लेकर जो स्ट्रगल है इस पॉइंट पे भी आपके क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार भी प्री बोर्ड जो एग्जाम आया था गवर्नमेंट स्कूल में उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, तो आप इतने टॉपिक्स को तैयार कर लो। अब आप क्या कर लो, फटाफट से ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ताकि जो है आप अपने बोर्ड एग्जाम से पहले इन चीज़ों को डेफिनेटली आप अच्छी तरीके से रिवाइज करके जाएँ। ये हिस्ट्री वाला हो गया। अब आगे चलते हैं ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से
हमारा यहाँ पर हो गया चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। अब उसके बाद हमारा सिविक्स में से तो पूरा एक में नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। पहले आप इतना ले लीजिए, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर मनी एंड क्रेडिट वाला हो गया, और अब जो है ये साथ के साथ आप ले सकते हो। और नहीं तो गाइस मैं क्या करूँगी, जैसे तो मैं टेलीग्राम पे भी डाल देती हूँ, बट कई स्टूडेंट को नहीं मिल पाता है, तो इस वजह से आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं।